फिनैक्सियम में आपका स्वागत है, जहां हम बाजारों, पैसे और उन्हें आकार देने वाले दिग्गजों की कहानियों को डिकोड करते हैं। आज हम लैरी एलिसन के जीवन में उतरेंगे, वो अरबपति जिसने ओरेकल बनाया, एक आधुनिक सम्राट की तरह जिया और साबित किया कि दृढ़ता भी दूरदृष्टि जितनी ही शक्तिशाली हो सकती है। आइए उनकी विरासत और उन सबकों को समझते हैं जो निवेशक सीख सकते हैं। अध्याय 8। जड़ें और बेचैनी। शिकागो में शुरुआत। लॉरेंस जोसेफ एलिसन का जन्म 17 अगस्त 1947 को न्यूयॉर्क शहर में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम के दौरान हुआ था। उनकी जैविक मां फ्लोरेंस स्पेलमैन एक 19 वर्षीय अविवाहित महिला थीं, जो अकेले उनका पालन पोषण नहीं कर सकती थीं। जब वह सिर्फ 9 महीने के थे, तो उनकी मां ने उन्हें शिकागो के साउथ साइड में अपनी मौसी और मौसा के साथ रहने के लिए भेज दिया। उनकी दत्तक मां लिलियन एलिसन ने उन्हें स्नेह और देखभाल दी, जबकि उनके दत्तक पिता लुई एलिसन अधिक सख्त और अक्सर आलोचनात्मक थे। लुई, एक रूसी अप्रवासी और पूर्व आर्मी एयर कॉर्प्स के सदस्य, लैरी से बार बार कहते थे कि वह कभी कुछ नहीं बन पाएगा। उन्हें तोड़ने के बजाय इन कठोर शब्दों ने एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा, जिसने लोगों को गलत साबित करने के लिए जीवन भर के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। बेचैनी के शुरुआती संकेत। शिकागो के श्रमिक वर्ग के इलाकों में पले बढ़े एलिसन जिज्ञासु, तर्क वितर्क करने वाले और विद्रोही थे। शिक्षक अक्सर उन्हें होशियार लेकिन अनुशासनहीन मानते थे। साउथ साइड के माहौल ने, जो गरीबी, हिंसा और जुझारूपन से भरा था, उन्हें सख्त बना दिया। स्थिरता से संतुष्ट कई साथियों के विपरीत लैरी बेचैन थे, एक साधारण जीवन से कुछ बड़ा करने की तलाश में थे। एक किशोर के रूप में उन्होंने गणित और विज्ञान में रुचि विकसित की, लेकिन उनकी ऊर्जा में निरंतरता नहीं थी। अधिकारी वर्ग के लोग उन्हें निराश करते थे और वह अक्सर नियमों का पालन करने के बजाय अपनी ही तरह से सवाल जवाब करते थे। परंपरा की यह अवहेलना उनकी एक पहचान बन गई। कॉलेज ड्रॉप आउट 2 बार। 1960 में एलिसन ने अर्बाना शैम्पेन में इलिनॉय विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कुछ समय के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब उनकी दत्तक मां लिलियन की अचानक मृत्यु हो गई, तो एक त्रासदी हुई। सदमे और दुख से टूटकर उन्होंने अपना दूसरा साल पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 1966 में शिकागो विश्वविद्यालय में फिर से कोशिश की, लेकिन केवल एक ही टर्म तक टिक पाए। हालांकि उन्हें औपचारिक पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर उन्हें एक परिवर्तनकारी चीज मिली, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आईबीएम मशीनों तक पहुंच के माध्यम से एलिसन ने सॉफ्टवेयर की क्षमता को देखा, एक ऐसा आकर्षण जिसने अंततः उनके करियर को आकार दिया। कैलिफोर्निया की पुकार। 1960 के दशक के अंत में एलिसन कई बेचैन युवा अमेरिकियों की तरह गाड़ी चलाकर पश्चिम में कैलिफोर्निया चले गए। बे एरिया नवाचार, प्रति संस्कृति और अवसर का केंद्र बन रहा था। वह सादगी से रहते थे, रिवर गाइड और रॉक क्लाइंबर जैसे छोटे मोटे काम करते थे और साथ ही अपने प्रोग्रामिंग कौशल को विकसित कर रहे थे। एलिसन को जल्द ही एमडाल कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने आईबीएम के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले कुछ बेहतरीन इंजीनियरों से सीखा। बाद में एम्पेक्स कॉर्पोरेशन में उन्होंने ओरेकल कोडनेम वाले CIA डेटाबेस प्रोजेक्ट पर काम किया। डेटाबेस तकनीक के इस अनुभव ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिससे यह विचार आया कि जानकारी को और अधिक कुशलता से कैसे संग्रहित और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। एक दूरदृष्टि का निर्माण। 1970 के दशक के मध्य में एलिसन ने आईबीएम के शोधकर्ता एडगर एफ कॉर्ड के काम को देखा, जिन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का प्रस्ताव दिया था। पुरानी प्रणालियों के विपरीत यह मॉडल डेटा को लचीली तालिकाओं में व्यवस्थित करने की अनुमति देता था, जो तेज, अधिक शक्तिशाली और उपयोग में कहीं ज्यादा आसान था। आईबीएम ने शोध को स्वीकार तो किया, लेकिन कार्रवाई करने में झिझक रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि यह मौजूदा उत्पादों को बाधित कर सकता है। एलिसन ने हालांकि इसकी क्रांतिकारी क्षमता को पहचान लिया। 1970 में बॉब माइनर और एडॉट्स के साथ उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस का व्यवसायीकरण करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज SDL की सह स्थापना की। कंपनी छोटी थी, जो सीमित पूंजी और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ चल रही थी, लेकिन एलिसन के करिश्मे, आत्मविश्वास और अथक ऊर्जा ने इस दूरदृष्टि को जीवित रखा। उस छोटे से स्टार्टअप का नाम जल्द ही ओरेकल रखा जाना था और वह सॉफ्टवेयर उद्योग को एक नया आकार देने वाला था।
एलिसन के परिभाषित गुण उभर रहे थे। 1970 के दशक के अंत तक एलिसन का मूल व्यक्तित्व पहले से ही दिखाई दे रहा था। विद्रोह, 2 बार कॉलेज छोड़ना और सत्ता का विरोध करना, महत्वाकांक्षा, अवसर की तलाश में शिकागो छोड़कर कैलिफोर्निया जाना, जोखिम लेना, मुख्य धारा में आने से पहले डेटाबेस पर अपना करियर दांव पर लगाना, करिश्मा और अहंकार, प्रतिभाशाली लोगों को अपने पीछे आने के लिए आकर्षित करना, बेचैनी, हमेशा अगली चुनौती का पीछा करना। अध्याय 2, ओरेकल का जन्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज की उत्पत्ति। 1977 में लैरी एलिसन, बॉब माइनर और एड ऑट्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज (SDL) शुरू करने के लिए सिर्फ 2000 जमा किए। उस समय केवल सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना पागलपन लगता था। हार्डवेयर का बोलबाला था और IBM और ह्यूलेट पैकर्ड जैसी कंपनियों का दबदबा था। सॉफ्टवेयर को एक साइड शो के रूप में देखा जाता था, लेकिन एलिसन ने एक मौका देख लिया था। एडगर एफ कॉड के रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से प्रेरित होकर उनका मानना था कि व्यवसायों को जल्द ही बड़ी मात्रा में डेटा को प्रबंधित करने के लिए शक्तिशाली उपकरणों की आवश्यकता होगी। IBM के पास शोध था, लेकिन वह कार्रवाई करने में धीमी थी, जिससे एक तेज, भूखे स्टार्टअप के लिए जगह बन गई। एलिसन की रणनीति सीधी लेकिन साहसिक थी। रिलेशनल डेटाबेस पर दांव लगाओ, तेजी से शिप करो, भले ही अधूरा हो, आक्रामक रूप से बेचो, दिग्गजों को पछाड़ो। यह ओरेकल का DNA बन गया। ओरेकल वीडू पहली सफलता 2 साल बाद 1978 में STL ने ओरेकल वीडू लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला व्यावसायिक रिलेशनल डेटाबेस था। वीडू एक चाल थी, कोई संस्करण एक नहीं था। एलिसन का मानना था कि इस लेबल से उत्पाद परखा हुआ और भरोसेमंद लगता है। मुख्य नवाचार SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए समर्थन था, जो उपयोगकर्ताओं को सहज तरीकों से डेटा क्वेरी करने की अनुमति देता था। इसने डेटाबेस को विशेषज्ञों से परे सुलभ बना दिया। CIA सहित सरकारी एजेंसियां शुरुआती ग्राहक बनी। ऐसे अनुबंध हासिल करने से ओरेकल को विश्वसनीयता और नकदी प्रवाह मिला। लेकिन एलिसन सिर्फ टिके रहने के पीछे नहीं थे, वह प्रभुत्व चाहते थे। आक्रामकता की संस्कृति ओरेकल की संस्कृति एलिसन के व्यक्तित्व को दर्शाती थी। साहसी, अथक और अधीर। सेल्स पर्सन को ग्राहकों की हर मांग का वादा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, यहां तक कि उन फीचर्स का भी जो अभी तक मौजूद नहीं थे। फिर इंजीनियरों पर उन्हें जल्दी बनाने का दबाव डाला जाता था। जोखिम भरा? हां, लेकिन उन शुरुआती दिनों में इसने तेजी से विकास को बढ़ावा दिया। एलिसन ने कर्मचारियों को खुद को सिर्फ कोड लिखने वाले के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने वालों के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। कई लोग इस तीव्रता में फले फूले, अन्य थक कर चूर हो गए। उच्च टर्नओवर सामान्य हो गया, लेकिन जो रुके वे कट्टर विश्वासी बन गए। IBM की छाया में रहना। एलिसन ने ओरेकल के मिशन को IBM के विरोध में परिभाषित किया। वह टेक दिग्गज, धीमी और सतर्क थी। ओरेकल तेज और जुझारू था। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि IBM की झिझक इस बात का सबूत है कि ओरेकल आगे है। रिलेशनल डेटाबेस पर अभी भी संदेह था। कुछ ने उन्हें हवाई किले का सिद्धांत कहकर खारिज कर दिया। एलिसन ने अकड़ के साथ जवाब दिया, यही भविष्य है, पीछे मत रह जाना। उनका दांव यह था कि गति और आत्मविश्वास तकनीकी पूर्णता से अधिक मायने रखेंगे। 1980 का दशक, विकास और दरारें। 1980 के दशक के मध्य तक ओरेकल का राजस्व लगभग हर साल दोगुना हो रहा था। 1986 में कंपनी सार्वजनिक हुई, जिसने 55 मिलियन जुटाए और एलिसन 39 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। लेकिन दरारें दिखने लगी। सेल्स फर्स्ट संस्कृति के कारण बग से भरे रिलीज और निराश ग्राहक सामने आए। सिबेस और इन्फॉर्मिक्स जैसे प्रतिस्पर्धी जमीन हासिल करने लगे। इससे भी बदतर, ओरेकल की आक्रामक लेखांकन सौदे अंतिम होने से पहले राजस्व दर्ज करना अस्थिर था। पतन के करीब 1990 तक ओरेकल ने बिलियन से अधिक का राजस्व दर्ज किया, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा छलावा था। जब सच्चाई सामने आई तो स्टॉक 10% तक गिर गया। दिवालियापन का खतरा मंडरा रहा था। पहली बार एलिसन की बहादुरी ने तबाही मचा दी थी। फिर भी पीछे हटने के बजाय उन्होंने गलतियां स्वीकार की और अनुशासन लागू करने के लिए रे लेन को CEO के रूप में लाए। साथ में उन्होंने संचालन को स्थिर किया, विश्वसनीय रिलीज पर ध्यान केंद्रित किया और बर्बादी को कम किया। ओरेकल अपनी लगभग मौत से बच गया और भी मजबूत होकर उभरा। डेटाबेस युद्ध। 1990 का दशक डेटाबेस युद्ध लेकर आया। ओरेकल, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स
और IBM के DB2 सभी ने जमकर प्रतिस्पर्धा की। एलिसन को लड़ाई में मजा आया। वह प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना करने से नहीं हिचकिचाते थे और उनका प्रसिद्ध वाक्य था, यह काफी नहीं है कि हम सफल हों, दूसरों को असफल होना ही चाहिए। ऑरेकल की बढ़त लचीलापन थी। इसका सॉफ्टवेयर कई हार्डवेयर सिस्टम पर चलता था। स्टोर्ड प्रोसीजर और पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे नवाचारों ने इसकी अपील को और मजबूत किया। 1990 के दशक के अंत तक ऑरेकल अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल चुका था। इन्फॉर्मिक्स ढह गया, सिबेस फीका पड़ गया और IBM एकमात्र गंभीर प्रतिद्वंदी के रूप में बचा रहा। एलिसन का व्यक्तित्व जैसे जैसे ऑरेकल बढ़ा, वैसे वैसे एलिसन की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। बिल गेट्स के किताबी कीड़ापन या स्टीव जॉब्स के जेन मिनिमलिज्म के विपरीत एलिसन ने धन और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने यॉट, जेट, हवेली और स्पोर्ट्स कारें खरीदी। उन्होंने मॉडलों को डेट किया, मशहूर हस्तियों के साथ घुल मिल गए और एक प्लेबॉय अरबपति की छवि पेश की। फिर भी ऑरेकल के अंदर वह एक मांग करने वाले नेता बने रहे, निर्दयी, प्रतिभाशाली और अप्रत्याशित। उनके अधीन काम करना समान रूप से रोमांचक और भयानक था। शुरुआती वर्षों से सबक 1990 के दशक के अंत तक ऑरेकल डेटाबेस में वैश्विक नेता बन गया था, जिसके पास अरबों का राजस्व और दुनिया भर में ग्राहक थे। एलिसन की यात्रा ने मुख्य सबक दिए। पहले दूरदृष्टि, रिलेशनल डेटाबेस के अवसर को पहचानना, गति मायने रखती है। जल्दी शिपिंग ने ऑरेकल को बढ़त दी। बिक्री से विकास होता है। आक्रामक बिक्री ने तकनीकी झिझक को हराया। अहंकार चोट पहुंचाता है। 1990 के क्रैश ने कंपनी को लगभग समाप्त कर दिया था। जुझारूपन बचाता है। जीवित रहने के लिए विनम्रता, अनुशासन और पुनर्खोज की आवश्यकता थी। अध्याय 3, साम्राज्य का निर्माण तूफान के बाद ऑरेकल 1990 के दशक की शुरुआत तक ऑरेकल लगभग पतन से उबर चुका था। मजबूत वित्तीय नियंत्रण, स्थिर निष्पादन और अधिक विश्वसनीय उत्पादों ने कंपनी को स्थिरता दी। लेकिन लैरी एलिसन सावधानी के लिए नहीं बने थे। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रभुत्व बढ़ा और इंटरनेट का उदय हुआ, एलिसन ने ऑरेकल की नियति को डेटाबेस से कहीं आगे देखा। वह चाहते थे कि ऑरेकल व्यवसाय के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए। एप्लीकेशंस का दाम, ऑरेकल की एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में छलांग उसका सबसे साहसिक कदम था। SAP और पीपलसॉफ्ट जैसी कंपनियां पहले से ही HR और वित्त सॉफ्टवेयर में अग्रणी थीं। लेकिन एलिसन का मानना था कि ऑरेकल के पास एक अंतर्निहित लाभ था, अपने स्वयं के डेटाबेस के साथ नेटिव इंटीग्रेशन। ऑरेकल ने ऑरेकल फाइनेंशियल्स और HR जैसे एप्लीकेशंस में अरबों का निवेश किया। शुरुआती संस्करण बग से भरे और लागू करने में महंगे थे, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विश्लेषकों का संदेह बढ़ा। फिर भी एलिसन डटे रहे। उन्होंने शर्त लगाई कि उद्यमों को एक वन स्टॉप शॉप की लालसा थी, डेटाबेस, एप्स और उपकरण एक ही छत के नीचे। यह एक जुआ था जिसे मान्य होने में वर्षों लगने थे, लेकिन इसने ऑरेकल के बाद के प्रभुत्व के बीज बो दिए। इंटरनेट की जागृति, 1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट का विस्फोट हुआ। एलिसन ने तुरंत इसकी क्षमता को पहचान लिया और ऑरेकल को इंटरनेट कंपनी के रूप में रीब्रांड किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी ऑरेकल सॉफ्टवेयर इंटरनेट सक्षम हो। यह एक मार्केटिंग की चमक थी जो बाद में दूरदर्शी साबित हुई। एलिसन ने PC के बजाय सर्वर से जुड़े कम लागत वाले नेटवर्क कंप्यूटर के विचार को भी बढ़ावा दिया। उत्पाद खुद तो विफल रहा, लेकिन इस अवधारणा ने क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुमान लगाया, जिसे ऑरेकल दशकों बाद अपनाएगा। प्रतिद्वंद्विता और माइक्रोसॉफ्ट युद्ध, बिल गेट्स के साथ उनकी लड़ाई से ज्यादा कुछ प्रतिद्वंद्विताओं ने एलिसन को ऊर्जा नहीं दी। माइक्रोसॉफ्ट ने डेस्कटॉप पर राज किया, लेकिन एलिसन ने उसके बंद दृष्टिकोण का मजाक उड़ाया और ऑरेकल को अधिक खुला और वेब तैयार के रूप में पेश किया। यह झगड़ा डंपस्टरगेट घोटाले में बदल गया, जब ऑरेकल ने स्वीकार किया कि उसने माइक्रोसॉफ्ट के लॉबिस्टों से जुड़े कचरे की छानबीन करने के लिए जांचकर्ताओं को काम पर रखा था। माफी मांगने के बजाय एलिसन ने चुटकी ली। हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का कचरा उठाया। मुझे नहीं लगता कि यह अवैध है। इस घटना ने सिलिकॉन वैली के बेबाक लड़ाके के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। पीपलसॉफ्ट गाथा 2003 में एलिसन ने पीपलसॉफ्ट के लिए 5 बिलियन की शत्रुतापूर्ण बोली लगाकर उद्योग को चौंका दिया, जो अपनी कर्मचारी अनुकूल संस्कृति और उपयोगकर्ता अनुकूल HR सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती थी। पीपलसॉफ्ट ने पलटवार किया, ऑरेकल को शिकारी बताकर उसकी निंदा की। एलिसन ने हार मानने से इनकार कर दिया। 18 महीने की कानूनी लड़ाइयों, एंटीट्रस्ट समीक्षाओं और बढ़ी हुई पेशकशों के बाद ऑरेकल ने 2005 में 10 बिलियन में जीत हासिल की।
इस सौदे ने न केवल ऑरेकल के एप्लीकेशन पोर्टफोलियो को बढ़ावा दिया बल्कि एलिसन की अथकता को भी प्रदर्शित किया। प्रशंसकों के लिए यह रणनीतिक प्रतिभा थी, आलोचकों के लिए यह ऑरेकल की निर्दयता का सबूत था। रणनीति के रूप में अधिग्रहण पीपलसॉफ्ट की विजय ने ऑरेकल का खाका तैयार किया। अधिग्रहण के माध्यम से विकास करना, सीबल सिस्टम्स 2005, सीआरएम में विस्तार किया, सेल्सफोर्स को चुनौती दी, पी सिस्टम्स 2008, 8 बिलियन में मिडलवेयर की ताकत लाई, सन माइक्रोसिस्टम्स 2010, जावा और माइस्क्यूएल को जोड़ा जिससे ऑरेकल को भारी लाभ मिला, लेकिन ओपन सोर्स की प्रतिक्रिया भड़क उठी। एलिसन अक्सर मजाक करते थे कि उनके प्रतिद्वंदी उनके लिए R&D कर रहे हैं। यह नवाचार बनाम अधिग्रहण नहीं है, यह नवाचार और अधिग्रहण है, हम दोनों करते हैं। सन माइक्रोसिस्टम्स का जुआ सन कभी सिलिकॉन वैली का एक कहना था, लेकिन 2010 तक यह फीका पड़ रहा था। ऑरेकल की 7.4 बिलियन की खरीद ने उसे जावा, दुनिया की सबसे प्रभावशाली प्रोग्रामिंग भाषा, और माइस्क्यूएल, स्टार्टअप्स द्वारा पसंद किए जाने वाले ओपन सोर्स डेटाबेस पर नियंत्रण दे दिया। यह सौदा विवादास्पद था। ऑरेकल द्वारा जावा को संभालने को लेकर मुकदमे शुरू हो गए, जिसमें गूगल के साथ 1 दशक लंबा टकराव भी शामिल था। ओपन सोर्स के पैरोकारों ने ऑरेकल पर अपने मुख्य डेटाबेस व्यवसाय की रक्षा के लिए एसक्यूएल का गला घोंटने का आरोप लगाया। लेकिन इस अधिग्रहण ने आवश्यक प्रौद्योगिकियों के द्वारपाल के रूप में ऑरेकल की भूमिका को मजबूत किया। एलिसन की नेतृत्व शैली ऑरेकल के अंदर, एलिसन समान रूप से दूरदर्शी और तानाशाह थे। वह लंबे समय तक काम की मांग करते थे, कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करते थे और लगातार टीमों को परिणाम देने के लिए प्रेरित करते थे। कर्मचारी अक्सर उन्हें डरावना बताते थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता, इंटरनेट, अधिग्रहण और समेकन को पहचानना अकाट्य थी। वह प्रतिस्पर्धा पर फले फूले करिश्मा विकसित किया और उन लोगों में भयंकर वफादारी प्रेरित की जो उनकी तीव्रता का सामना कर सकते थे। एलिसन के लिए ऑरेकल एक कंपनी नहीं थी, यह एक युद्ध का मैदान था। सिलिकॉन वैली का किंगपिन 2000 के दशक के मध्य तक ऑरेकल 1 बिलियन का एक विशालकाय बन गया था और एलिसन जीवित सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। गेट्स के विपरीत, जो परोपकार की ओर मुड़ गए, या जॉब्स, जो डिजाइन का प्रतीक थे, एलिसन को योद्धा राजा होने में मजा आया। उन्होंने यॉट, जापानी शैली की संपत्तियों और सेलिब्रिटी दोस्ती के साथ अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया, जबकि अपनी नजर ऑरेकल के प्रभुत्व पर मजबूती से बनाए रखी। अध्याय 4, शक्ति, धन और विवाद। लैरी एलिसन कभी भी एक साधारण अरबपति की तरह नहीं जिए। जहां गेट्स ने संयम चुना और जॉब्स जेन की ओर झुके, वहीं एलिसन ने अधिकता को अपनाया। यॉट, निजी द्वीप, जेट और कारों के बेड़े, उनके लिए धन एक खेल का मैदान और एक युद्ध का मैदान दोनों था। फिर भी ग्लैमर के पीछे प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक पैंतरेबाजी, चयनात्मक परोपकार और घोटाले थे, जिन्होंने उन्हें सिलिकॉन वैली के सबसे ध्रुवीकरण करने वाले आंकड़ों में से एक बनाए रखा। 4 यॉट, तैरते जुनून। एलिसन के लिए यॉट विजय का प्रतीक थे। डी राइजिंग सन 454 फीट पर यह कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निजी यॉट था, जिसमें 82 कमरे, एक बास्केटबॉल कोर्ट, हेलीपैड और एक सिनेमा था। 200 मिलियन से अधिक में निर्मित। एलिसन ने बाद में अपना हिस्सा डेविड गेफेन को बेच दिया, इसे बहुत बड़ा कहकर खारिज कर दिया। मुसाल्का और अन्य पहले के यॉट एलिसन के असली उद्देश्य का संकेत देते थे, फुर्सत नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा। सेलिंग यह साबित करने का एक और क्षेत्र बन गया कि वह जीत सकते हैं। 4 अमेरिका कप की खोज। एलिसन ने ऑरेकल टीम यूएसए में करोड़ों डॉलर डाले। 2010 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के अलिंगी से कप छीनकर सेलिंग की दुनिया को चकित कर दिया। लेकिन निर्णायक क्षण 2013 में आया। टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 8-5 से पीछे, ऑरेकल ने सैन फ्रांसिस्को बे में 9-8 से जीतने के लिए एक अभूतपूर्व वापसी की। इस अभियान में एलिसन को $500 बिलियन का खर्च आया, लेकिन उन्हें कुछ अनमोल मिला, खेल में अमरता। उनके लिए कप ही जीवन था। प्रतिस्पर्धा, नवाचार, हारने से इनकार। 4 रियल एस्टेट साम्राज्य। एलिसन का संपत्ति पोर्टफोलियो उनकी महत्वाकांक्षाओं जितना ही बड़ा है। मालिबू, वह बिलियनियर्स बीच के साथ 20 से अधिक घरों के मालिक हैं। जापानी एस्टेट, वुडसाइड, कैलिफोर्निया में उन्होंने 16वीं सदी के जापानी महल के मॉडल पर 200 मिलियन 30 एकड़ का परिसर बनाया, जिसमें झील और टी हाउस भी शामिल थे। लनाई द्वीप, 2012 में उन्होंने हवाई के लनाई का 88% हिस्सा 300 मिलियन में खरीदा।
उनका लक्ष्य इसे स्थायी जीवन के एक मॉडल में बदलना, जिसमें लग्जरी रिसॉर्ट्स को नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि के साथ मिलाया जाए। 4x4 जेट कारें और जीवन शैली एलिसन के शौक आसमान और सड़क तक फैले हुए हैं। निजी जेट में एक गल्फ स्ट्रीम भी शामिल है। एक समय पर उन्होंने एक सोवियत माइज लड़ाकू जेट आयात करने का प्रयास किया था। उनके गैरेज में फेरारी, मैक्लारेन और विंटेज एक्यूरा शामिल है। खेलों में उन्होंने इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन खरीदा, इसे टेनिस के प्रमुख स्थलों में से एक बना दिया। वॉरेन बफेट की मामूली उमाहा जीवन शैली के विपरीत एलिसन अपनी जीवन शैली का दिखावा करते हैं। 4-5 परोपकार, साहसिक लेकिन असमान 2010 में एलिसन गेट्स और बफेट के गिविंग प्लेज में शामिल हुए और अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। उनके एलिसन मेडिकल फाउंडेशन ने उम्र बढ़ने और कैंसर अनुसंधान में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। फिर भी आलोचकों का कहना है कि उनका दान साथियों से पीछे है, व्यवस्थित से अधिक छिटपुट। प्रशंसक इसका जवाब देते हैं कि एलिसन उन उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं को फंड करते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा करते हैं, जो उनके विपरीत व्यावसायिक इंस्टिंक्ट्स को दर्शाता है। 4 राजनीति और प्रभाव। एलिसन ने राजनीतिक लाभ के लिए धन का उपयोग किया है, रिपब्लिकन को भारी दान दिया है और 2020 में एक ट्रंप फंडरेजर की मेजबानी भी की है। उदारवादी सिलिकॉन वैली में इसने आक्रोश पैदा किया, लेकिन एलिसन की स्वतंत्रता को भी रेखांकित किया। समर्थक उन्हें उन नीतियों का समर्थन करते हुए देखते हैं जिन पर वह विश्वास करते हैं। निंदक उन पर स्वार्थ का आरोप लगाते हैं। घोटाले और कानूनी परेशानियां। इनसाइडर ट्रेडिंग। 2005 में एलिसन ने एक मुकदमे को निपटाने के लिए मिलियन का भुगतान किया, जिसमें कोई गलत काम स्वीकार नहीं किया गया। कॉर्पोरेट युद्ध। पीपलसॉफ्ट से लेकर एसएपी तक प्रतिद्वंद्वियों ने उन पर निर्दयी रणनीति और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का आरोप लगाया। निजी जीवन। 4 बार शादी और तलाक के बाद एलिसन के 2 बच्चे हैं, डेविड और मेगन एलिसन। दोनों हॉलीवुड निर्माता हैं। मेगन की हर और जीरो डार्क 30 जैसी फिल्मों ने आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। एलिसन ने बेचैनी को स्वीकार किया है, हमेशा अगली चुनौती का पीछा करते हुए व्यवसाय और जीवन में। 4-8 जीवन से बड़ा व्यक्तित्व। यॉट, जेट, स्टेट, परोपकार, राजनीति, घोटाले। सभी ने सिलिकॉन वैली के शोमैन योद्धा के रूप में एलिसन की पहचान को आकार दिया। उन्होंने एक बार चुटकी ली थी, अमीर होने के बारे में दिलचस्प बात अधिक सामान खरीदना नहीं है, यह कह पाना है कि आप कुछ कर सकते हैं और फिर वास्तव में उसे करना है। एलिसन के लिए धन कभी सिर्फ आराम नहीं था, यह महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और गौरव के लिए ईंधन था। समुद्र पर, बोर्ड रूम में और यहाँ तक कि उनके हवाई द्वीप पर भी। अध्याय 5। सीईओ से क्लाउड के ओरेकल तक। 2010 के दशक तक ओरेकल 35B का एक विशालकाय था, जो दुनिया भर में सरकारों, बैंकों और निगमों को शक्ति प्रदान कर रहा था। लेकिन टेक परिदृश्य बदल रहा था। AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड व्यवसायों को सब्सक्रिप्शन आधारित क्लाउड सेवाओं की ओर धकेल रहे थे, जिससे ओरेकल के ऑन एंड प्रीमाइसेस लाइसेंस साम्राज्य को खतरा था। लैरी एलिसन के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई थी। 5 मशाल सौंपना। एक तरह से 2014 में एलिसन, तब 70 वर्ष के, ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष और सीटीओ बन गए। सफ्रा कैट्स और मार्क हर्ड ने सीईओ की भूमिका साझा की। कैट्स ने वित्तीय अनुशासन लाया, हर्ड ने परिचालन की तीक्ष्णता, लेकिन एलिसन ने सबको याद दिलाया, सफ्रा और मार्क बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, बाकी सब अभी भी मुझे रिपोर्ट करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। यह सेवानिवृत्ति कम, पुनर्गठन अधिक था। ओरेकल उनकी कंपनी बनी रही। 5.2 क्लाउड की जागृति। एलिसन ने एक बार क्लाउड का बकवास कहकर मजाक उड़ाया था, फिर भी उन्होंने इसके खतरे को पहचान लिया। इस धुरी परिवर्तन के लिए ओरेकल को बदलना पड़ा। लाइसेंस से सब्सक्रिप्शन तक, ऑन एंड प्रीमाइसेस से क्लाउड नेटिव तक, एक मुश्त उछाल से आवर्ती राजस्व तक। इस सांस्कृतिक और बिक्री बदलाव ने निवेशकों को बेचैन कर दिया, लेकिन एलिसन ने इसे आगे बढ़ाया। 5.3 ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। OCI। एलिसन का जवाब OCI था। गति, विश्वसनीयता और एंटरप्राइज सुरक्षा के लिए बनाया गया एक दूसरी पीढ़ी का क्लाउड। इसका प्रमुख उत्पाद ऑटोनॉमस डेटाबेस, AI संचालित स्वप्रबंधन का वादा करता था। एलिसन को सार्वजनिक रूप से AWS पर हमला करने में मजा आया और उन्होंने ओरेकल को क्लाउड डेटाबेस का फोर्ट नॉक्स करार दिया। 5.4 रणनीतिक अधिग्रहण। एलिसन ने ओरेकल को साहसिक अधिग्रहणों से लैस किया। नेटस्वीट 2000,
ऑरेकल क्लाउड ईआरपी का अग्रणी जिसे एलिसन ने शुरुआत में समर्थन दिया था। सर्नर 2017 हेल्थ केयर डेटा पर एक बहुत बड़ा दाम, दर्जनों और एनालिटिक्स फर्मों ने कमियों को भरा। इन अधिग्रहणों ने माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी और अमेज़न के खिलाफ ऑरेकल की प्रासंगिकता को सुरक्षित किया। 5 साझेदारी और गठबंधन। एलिसन ने अप्रत्याशित गठबंधन भी बनाए। माइक्रोसॉफ्ट 2000 ऑरेकल क्लाउड को एज्योर से जोड़ा। टिकटॉक 2010 एक सुर्खियां बटोरने वाली लेकिन असफल बोली। विडिया 2000 वर्कलोड के लिए जीपीयू की ताकत प्रदान करना। ऑरेकल ने खुद को मिशन क्रिटिकल उद्योगों के लिए क्लाउड के रूप में फिर से स्थापित किया। मार्क हर्ड की त्रासदी 2019 में सह सीईओ हर्ड का एक मेडिकल अवकाश के बाद निधन हो गया। इस नुकसान ने सफरा कैट्स को एकमात्र सीईओ बना दिया और एलिसन एक बार फिर अधिक दिखाई देने लगे, जिससे यह बात और पुख्ता हो गई कि ऑरेकल की आत्मा उसके संस्थापक से अविभाज्य थी। 5 युग और ऑरेकल का पुनर्जागरण। एआई ने सब कुछ बदल दिया। बड़े मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता थी, जो ऑरेकल का पसंदीदा क्षेत्र था। 2000 क्लाउड की वृद्धि ने वॉल स्ट्रीट को चकित कर दिया। 2000 संचालित मांग ने कुछ ही दिनों में स्टॉक में 40% की वृद्धि को बढ़ावा दिया। एलिसन कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। से ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे कभी क्लाउड के लिए बहुत देर कहकर मजाक उड़ाया गया था, यह अंतिम विजय थी। एलिसन की अकड़। एलिसन ने घोषणा की, एआई क्रांति अभी शुरू हुई है। ऑरेकल केंद्र में है क्योंकि आप डेटा के बिना एआई नहीं रख सकते और कोई भी ऑरेकल से बेहतर डेटा का प्रबंधन नहीं करता है। उनकी तकनीकी गहराई और बहादुरी के मिश्रण ने ऑरेकल को सुर्खियों में बनाए रखा। ऑरेकल की क्लाउड पहचान। ऑरेकल आकार में कभी भी या एज़्योर के बराबर नहीं रहा। इसके बजाय इसने बैंकों, अस्पतालों, रक्षा और सरकारों में एक आकर्षक जगह बनाई। ऐसे उद्योग जो सुरक्षा और विश्वसनीयता की मांग करते हैं। के उछाल में ऑरेकल के डेटाबेस अनिवार्य उपकरण बन गए। 5-10 बूढ़ा योद्धा साल की उम्र में एलिसन ने ऑरेकल, यॉट और अपने हवाई द्वीप लनाई के बीच समय बांटा। फिर भी वह गहराई से शामिल रहे, जोशीले कीनोट्स देते रहे और दूर से सूक्ष्म प्रबंधन करते रहे। उनके लिए तकनीक अभी भी युद्ध का मैदान थी। 11 गति में विरासत। रैली ने एलिसन की विरासत को फिर से परिभाषित किया। जॉब्स के विपरीत, जिनकी युवावस्था में मृत्यु हो गई, या गेट्स जो परोपकार में चले गए, एलिसन खाइयों में डटे रहे। उनकी असली प्रतिभा सिर्फ डेटाबेस बाजार का आविष्कार करना नहीं थी, यह लगभग 5 दशकों तक प्रासंगिक बने रहना था। जैसा कि एक विश्लेषक ने कहा, एलिसन की प्रतिभा जीवित रहना है। सिलिकॉन वैली में किसी और ने ऐसा नहीं किया है। अध्याय 6 विरासत और निवेशकों के लिए सबक। 6.8 विरासत का माप। जब इतिहास टेक के दिग्गजों गेट्स, जॉब्स, बेजोस, मस्क को याद करता है, तो एलिसन बुनियादी ढांचे के निर्माता के रूप में खड़े होते हैं। डेटाबेस में ग्लैमर की कमी हो सकती है, लेकिन वे डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव हैं। स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स, बैंकिंग, एआई सभी उन पर निर्भर हैं। एलिसन की प्रतिभा 3 स्तंभों में निहित है: ऑरेकल बनाना, क्लाउड जैसे बदलावों के अनुकूल होना और धन को प्रभाव में बदलना। उपभोक्ता केंद्रित आइकनों के विपरीत, उनका साम्राज्य वैश्विक व्यापार को शक्ति देने वाला अदृश्य इंजन था। 6 दिग्गजों की तुलना। एलिसन बनाम गेट्स। गेट्स ने उपभोक्ता प्लेटफॉर्म बनाए और परोपकार की ओर मुड़ गए। एलिसन ने एंटरप्राइज प्रभुत्व बनाया, प्रशंसा की कम परवाह की और विपरीत स्वभाव की ओर झुके। एलिसन बनाम बेजोस। बेजोस ने मितव्ययिता और ग्राहक जुनून का पीछा किया। एलिसन ने फिजूल खर्ची और बाजार विजय का पीछा किया। दोनों ने क्लाउड में लड़ाई लड़ी, लेकिन अलग अलग कोणों से। एलिसन बनाम मस्क। मस्क बड़े सपने बेचते हैं, एलिसन जमीनी साम्राज्य बनाते हैं। फिर भी एलिसन के टेस्ला निवेश ने व्यवधान के लिए साझा इंस्टिंक्ट्स को दिखाया। एलिसन बनाम जॉब्स। जॉब्स ने डिजाइन के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभाव की मांग की। एलिसन ने पैमाने और नियंत्रण के माध्यम से। दोस्त फिर भी विपरीत, उन्होंने करिश्मा बनाम डराने धमकाने का प्रतीक बनाया। 6.3 धन का ऑरेकल। एलिसन की जीवन शैली। यॉट, मालिबू एस्टेट, लनाई का मालिक होना जितना आनंद के बारे में था, उतना ही शक्ति के बारे में भी। उनके लिए धन स्वायत्तता का प्रतीक था। उनके अमेरिका कप अभियानों ने बोर्डरूम की प्रतिस्पर्धा को
खेल में अनुवादित दिखाया। परोपकार बाद में और चुनिंदा रूप से आया, अक्सर चिकित्सा अनुसंधान और एंटी एजिंग में। गेट्स के विपरीत उन्होंने अपनी शर्तों पर दिया, जो न केवल विरासत के लिए बल्कि दीर्घायु के लिए उनकी इच्छा को दर्शाता है। 6.4 विवाद और नेतृत्व के सबक। एलिसन की निर्दयी शैली ने आलोचना को आकर्षित किया। शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, आक्रामक संस्कृति, प्रतिद्वंद्वियों के साथ कठोर व्यवहार। फिर भी यह काम कर गया, ऑरेकल बच गया, जबकि कई साथी गायब हो गए। सबक। नेतृत्व के कई रूप होते हैं। एलिसन ने प्रभुत्व के माध्यम से प्रेरित किया। निवेशकों के लिए उनकी कहानी साहस के पुरस्कार और प्रवृत्तियों को बहुत लंबे समय तक अनदेखा करने के जोखिम दोनों को दिखाती है। समय उतना ही मायने रखता है जितना कि दूरदृष्टि। 6.5 क्लाउड धुरी और एआई रैली ऑरेकल का क्लाउड की ओर देर से धुरी परिवर्तन एक कमजोरी लग रहा था, जब तक कि एआई ने मांग को नहीं बदल दिया। साझेदारियों, विशेष रूप से एनवीडिया के साथ, ने ऑरेकल के बुनियादी ढांचे को एक प्रमुख एआई प्लेटफॉर्म में बदल दिया। 2025 तक ऑरेकल का स्टॉक कुछ ही दिनों में 40% बढ़ गया, जिससे 30 साल की उम्र में एलिसन कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उनकी जीत ने साबित कर दिया कि जीवित रहना और अनुकूलन पहले प्रस्तावक लाभ जितना ही शक्तिशाली हो सकता है। 6 उद्यमियों के लिए सबक। बड़ा सोचें। एलिसन ने पहले दिन से ही प्रभुत्व का लक्ष्य रखा। कड़ी प्रतिस्पर्धा करें। जीवित रहने के लिए कभी कभी निर्दयता की आवश्यकता होती है। अनुकूलन करें। देर से किए गए धुरी परिवर्तन भी सफल हो सकते हैं। नेटवर्क का लाभ उठाएं। जॉब्स से लेकर मस्क तक रिश्तों ने प्रभाव को बढ़ाया। विरोधाभासों को अपनाएं। एलिसन ने टेक्नोलॉजिस्ट, प्लेबॉय, परोपकारी का मिश्रण किया। दीर्घायु को महत्व दें। ऑरेकल वहां टिका रहा जहां अधिक दिखावटी साथी गायब हो गए। एक अंतिम प्रतिबिंब। एलिसन विरोधाभासों का प्रतीक है। ड्रॉप आउट, फिर भी साम्राज्य निर्माता, निर्दयी, फिर भी दूरदर्शी, बुनियादी ढांचे के राजा, फिर भी फ्लैम्बॉयंट अरबपति। निवेशकों के लिए उनकी कहानी दिखाती है कि बाजार दृढ़ता और पुनर्खोज को पुरस्कृत करते हैं। उद्यमियों के लिए यह साबित करता है कि कोई एक रास्ता नहीं है। जो मायने रखता है वह है दृढ़ विश्वास और अनुकूलनशीलता। एलिसन में जॉब्स की आभा, गेट्स की परोपकारिता या मस्क के भविष्यवाद की कमी हो सकती है, लेकिन उनका प्रभाव कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने आधुनिक कंप्यूटिंग की रीढ़ बनाई, क्लाउड और एआई युग के लिए खुद को फिर से खोजा और अपनी शर्तों पर बेबाकी से जिए। उनका सबसे बड़ा सबक सफलता नकल नहीं है, यह अपने विरोधाभासों को अपनाना और उन्हें शक्ति में बदलना है। यह थी लैरी एलिसन की कहानी, शक्ति, धन और पुनर्खोज की एक गाथा। फाइनेक्सियम में हम मानते हैं कि हर निवेशक व्यापारिक दिग्गजों की जीत और असफलताओं से सीख सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण मूल्यवान लगा तो लाइक करें, इसे एक साथी बाजार उत्साही के साथ साझा करें और निवेश और उद्यमिता की दुनिया में और गहरी डुबकी के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक समझदारी से निवेश करें, लंबी अवधि का सोचें और फाइनेक्सियम के साथ आगे रहें।